गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो रियल नंबर है, तो ये जो हमारा जो यूजी में जो रियल नंबर होता है, तो यूजी में जो हमारा रियल नंबर होता है वो होता है आपका जो सीनियर में जो आप पढ़ते हैं, 10th में जो पढ़ते हैं, वहाँ रियल नंबर को कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे काम में लेते हैं, इसके बारे में होता है। आप पहली क्लास से इसको शुरू कर देते हैं। जब आप पहली क्लास में होते हैं तभी 1 2 3 4 5 6 7 आप ये सिखाए जाते हैं। फिर इनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया, कैसे गुणा, भाग, फिर इनसे कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है, आपको कैसे 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 और कैसे सिखाया जाता है ना। अगर आप अपनी एजुकेशन को देखें तो पहले 10 क्लास तक की है, पूरे 10 क्लास में आप ये सवाल नहीं उठाते कि 1 और 1 2 क्यों होता है, 1 और 1 2 क्यों होता है। बस आपको बताया जाता है कि 1 और 1 2 होता है। 1 + 1 + 1 + 1 3 बार जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। 2 1 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, 1 0 से बड़ा होता है, 2 जो है वो प्लस का नंबर है, -2 माइनस का नंबर है। 2 नंबर 2, एक सवाल जो नॉर्मल बच्चों के दिमाग में आता है कि माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस क्यों हो जाते हैं। तो ये ढेर सारे सवाल बच्चों के दिमाग में जरूर आते हैं, लेकिन 10th तक वो लेवल नहीं होता कि आप इन बातों को समझ सकें। 10th तक आपको जो सिखाया जाता है बस वो वही होता है कि भाई कैसे काम में लिया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है ये सिखाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो जनता है, ज्यादातर जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यही महत्वपूर्ण है कि चीजों के काम में कैसे लिया जाए, बल्कि ये नहीं कि कैसे ये काम करता है। ये काम कैसे करता है, इसका ढांचा क्या है, इसका शुरुआती जो बेस है वो क्या है, ये नहीं सिखाया जाता। जैसे आप बाइक लेके आते हैं, क्या आप बाइक वाला पहले आपको ये सिखाता है कि बाइक कैसे काम करती है, अंदर इंजन कैसे काम करता है, ऑयल कैसे बर्न होता है, कैसे वो गाड़ी चलती है, कैसे 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, क्या वो आपको ये सिखाता है? नहीं। वो आपको कहता है भैया गाड़ी चलाओ, आप मजे करो, ये हेडेक हमारी है। कैसे काम करता है अंदर, इसका इंजन कैसे काम करता है, मशीनरी कैसे काम करती है, वो हमारे काम की है। आप तो चलाओ और मजे करो। ऐसे आप मोबाइल लाते हैं, कभी ये देखते हैं कि मोबाइल अंदर से कैसे काम कर रहा है? नहीं, बल्कि यही देखते हैं कि मोबाइल कैसे मैं यूज कर सकता हूँ अपने काम के लिए, कैसे मैं अपने काम को बेहतर बना सकता हूँ मोबाइल से, या मोबाइल का क्या क्या फायदा मैं ले सकता हूँ। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट हम सबके लिए होता है कि हम जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, जो उपयोगी भाग होता है, हम उस पर फोकस करते हैं। और सही भी है, गलत भी नहीं है। कितने लोग हैं जो बाइक को यूज करते हैं और बाइक बनाना चाहते हैं? तो 99.99999% वही लोग हैं जो बाइक को चलाना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। तो बनाने वाला काम हर किसी का है भी नहीं, हर किसी का काम बनाने का नहीं, हर किसी का काम है उसको यूज करने का। तो इसीलिए आप जो छोटी क्लास में देखते हैं 10th तक 12th तक, वो आपको सिखाया जाता है कि कैसे यूज करें, हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई, कैसे काम में लिया जाता है, ना कि कैसे बनाया जाता है। बनाने वाला फोकस उस समय नहीं होता, क्योंकि पता है ज्यादातर आबादी जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड होंगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मान लो मैंने बाइक चलाता हूँ, मैंने बाइक चलानी पहले सीखी, उसके बाद में इंजीनियरिंग करूंगा, अगर मेरा इंटरेस्ट हुआ, अगर मेरा इंटरेस्ट इस बात में हुआ इंजीनियरिंग में, तब जाके मुझे, और खासकर वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हुआ मेरा, तब मुझे वो सिखाया जाएगा कि भैया कैसे बाइक अंदर से कैसे काम करती है। तो ये बात की बात है, जब मेरा इंटरेस्ट होगा इस बात में जानने के कि भाई बाइक काम कैसे करती है, चलती कैसे है, और इसे बेहतर बाइक कैसे बनाई जा सकती है, तो ये तब का पार्ट है। तो पहला हिस्सा इसी बात को लेकर है कि आपको सिर्फ ये सिखाया जाए कि कैसे काम में लिया जाता है। तो आपकी 10th तक का एजुकेशन इसी बात पे बेस्ड है कि यूज कैसे करते हैं, और आप यूज करते हैं और बड़े आराम से यूज करते हैं, है ना। जोड़ कैसे होता है, घटते कैसे हैं, पहले 5 सालों को अगर देखें, शुरुआत के क्लास 1 से लेकर 5 तक के, उन 5 सालों में आपको जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि जोड़ा कैसे जाए। पहले तो नंबर होते क्या है, 1 2 3 4, किसके बाद कौन सा आता है, कैसे आते हैं, किस क्रम में आते हैं, किससे पहले कौन आता है, किससे बाद में कौन आता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है,
पहले ये सिखाया जाता है, जब ये हो जाता है तो फिर उनको जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, भाग करना सिखाते हैं, गुणा करना सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं कि जोड़ का मतलब क्या है, वो आपके जीवन में कैसे काम करेगा, माइनस कैसे काम करेगा। 5th तक तो जोड़ बाकी गुणा भाग चलता है सीखना, और फिर ये सिखाया जाता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग काम कहाँ आता है, सब्जियां लाने में, पैसे चुकाने में, डैश डैश करके। फिर अगली क्लास से जो 6 से लेकर 10 तक है वो यही चलती है कि वो जो आपने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा है वो काम में कैसे लिया जाए, फिर वो चलता है। तो 10 तक की एजुकेशन सीधे सीधे इसी बात को लेके है, लेकिन सवालों के ऊपर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के दिमाग में सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं। नॉर्मली देखते हैं कि ये सवाल बड़ा फेमस है जो बच्चा क्लास में जरूर टीचर से पूछता है कि सर माइनस माइनस प्लस क्यों होते हैं, माइनस माइनस प्लस क्यों होते हैं, 1 0 से बड़ा क्यों होता है, तो किसी को भी 0 से गुणा करने पर सब कुछ 0 क्यों हो जाता है। तो ऐसे सवाल जरूर जगह घेरते हैं। एक ये बड़ा है, मुझे भी परेशान करता था कि ऐसा क्या होता है 0 में कि आप 0 से गुणा करते हो सब कुछ 0 हो जाता है, 0 से गुणा करते ही नंबर 0 हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन वाजिब था लेकिन जगह सही नहीं थी, सवाल सही था, जगह सही नहीं थी। आप 5th क्लास में ये सवाल उठा तो सकते हैं लेकिन उत्तर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मेरा छोटा बच्चा पूछ ले कि पापा हम सब मरेंगे, सवाल तो गलत नहीं है, सवाल तो उसने सही पूछा है, सब मरेंगे, लेकिन उसका जो जवाब होगा वो अभी के लिए प्रयुक्त नहीं है, अभी के लिए सही नहीं है। अभी के लिए अगर हम उसे कहें कि तू भी मरेगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। वो सवाल तो सही पूछ रहा है लेकिन वो उम्र नहीं है उसके उत्तर के जानने की, तो उसे अभी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब इसके उत्तर आएगा, जब वो इतना मिच्योर हो जाएगा, जब वो इसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि भैया अगर मैं भी मरा तो कोई बात नहीं, मरना सबको है, मैं भी मरूंगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक जब वो स्थिति में आ जाएगा तब इसके उत्तर की कहानी शुरू होगी। सेम वही कहानी रियल नंबरों की है। रियल नंबर आपने दबा के पढ़े, यूं मानिए कि हमारा जो 10 तक का सिस्टम है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। आप भरपूर रियल नंबर पढ़ते हैं, भरपूर। याद करिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साधारण ब्याज निकाल रहे हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो, चाहे लाभ हानि निकाल रहे हो, चाहे साझा कर रहे हो, चाहे आप माध्यिका माध्य बहुलक निकाल रहे हो, आप जो चाहे कर रहे हो, आप जितना कुछ भी पढ़ रहे हो, कर क्या रहे थे आप, सब रियल नंबरों का यूज कर रहे थे कि रियल नंबर कैसे आपका साधारण ब्याज निकाल के देते हैं, कैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देते हैं, कैसे आपका लाभ हानि निकाल के देते हैं, कैसे आपका सांझे में जो पैसा होता है पार्टनरशिप में वो कैसे डिवाइड करके देते हैं। ठीक है, दूध में पानी कितना मिला हुआ है, उसका अनुपात कैसे निकलता है, मिलावट को कैसे पकड़ा जाता है, ये डैश 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 हर जगह आपने देखा रियल नंबर कैसे यूज होता है। यही था, यही था हमारा 10th तक का सिस्टम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 10th तक का सिस्टम आपको यूज करना सिखाता है, यूजी का सिस्टम आपको उसके बेसिक्स को समझाता है कि भाई क्यों ऐसा होता है, ये आपके जो रियल नंबर है उनके खुद के नियम क्या है, खुद के नियम क्या है। जो खुद के नियम है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, जैसे भारत का संविधान, संविधान हमें बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। एमपी नहीं बताता, एमपी तो कानून बनाता है, संविधान में संशोधन करता है, फिर संविधान हमें बताता है कि भाई क्या गलत है क्या सही है, कहाँ तक आप कर सकते हैं क्या आप नहीं कर सकते, कहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है, कहाँ तक आपके अधिकार है। वो जो सब कुछ इस भारत में रहने के लिए जो आपको नियमों की जरूरत है वो सारे नियम आपको संविधान देता है। तो यह संविधान का मतलब, संविधान का मतलब, क्योंकि अब आप सोचेंगे संविधान के इससे पहले लोग नहीं रहते थे, बिल्कुल रहते थे, मुगल के राज में भी रहते थे, लेकिन मुगल के राज में भी तो उन्होंने कानून तो बनाए हुए थे, मुगलों ने भी अपने कानून बनाए हुए थे, अंग्रेजों ने भी अपने कानून बनाए हुए थे। किसी भी देश को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए कानून तो बनाने ही पड़ेंगे, कानून नहीं बनाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप एक कुत्ता भी पालते हो तो उसको भी नियम सिखाते हो कि घर में कैसे रहना है, सही है। अगर आप एक कुत्ता भी पालते हैं अपने घर में तो उसको भी आप नियम सिखाते हैं कि कैसे उसको घर में रहना है। तो फिर सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या या छोटी जनसंख्या भी क्यों ना हो, उसे रहने के लिए आपको नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। हम नियम बनाते हैं, कुछ कानूनी नियम होते हैं, कुछ सामाजिक नियम होते हैं। सामाजिक नियम भी जरूरी है क्योंकि हर जगह कानून नहीं पहुंच सकता, तो हमने सामाजिक नियम भी बनाए। सामाजिक तरीके से भी सही गलत होते हैं, वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है लेकिन सामाजिक तरीके से वो सही गलत होते हैं। तो समाज भी हमने तैयार किया, उसमें भी नियम बनाए कि समाज में कैसे रहना है। देश में संविधान बना, देश में कैसे रहना है। तो क्या सही है और क्या गलत है, मोटा मोटी बात है सही और गलत को रीडिफाइन करना। अंग्रेजों ने भी सही गलत डिफाइन किए होते, लेकिन अब अंग्रेज नहीं रहे, तो अब हमारा खुद का सही गलत होना चाहिए। तो हमने भारत का संविधान बनाया, मतलब अब हमारा खुद का सही गलत होगा। अब वो अंग्रेजों वाला सही गलत हम नहीं, अंग्रेजों वालों में कुछ अच्छी बातें थी वो हमने रख ली, जो बुरी बातें थी वो छोड़ दी।
ऐसा नहीं है कि कानून में कुछ ऐसे नहीं जो मुगलों के नहीं थे, कुछ ऐसे चीजें थे जैसे टैक्स सिस्टम था, वो सदियों से चलता आ रहा है, वो आज भारत के संविधान में भी है। ठीक है, टैक्स का तरीका अलग रहा होगा, लेकिन टैक्स सिस्टम तो सदियों से चलता आ रहा था। तो जो अच्छी बातें थी और राजाओं ने जो राज किया हम पे, उन्होंने जो अपने नियम बनाए थे, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वो चीजें उसमें कनेक्ट हो रही है। संगीता, एक बार इस पे मन लगाओ, एक बार यहाँ मन लगाओ, वो सब चीजें मिल जाएगी, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएंगी। एक बार यहाँ मन लगाओ, है ना, यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, इस पे मन लगाओ, फिर ये चला जाएगा, फिर दूसरी चीजें, या जब ये चला जाएगा दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसकी याद आएगी कि रियल नंबर में आपने क्या पढ़ाया था। तो एक बार जो चल रहा है ना, पहले उस पर मन लगाओ, ज्यादा बेटर है। इधर इधर मन को भटकाने का फायदा नहीं है, नुकसान होता है उससे। अभी जो चल रहा है, एक बार यहाँ मन लगाओ, यहाँ पे भी बड़ी काम की चीजें चल रही है, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है, ये कोर्स से बाहर का नहीं है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब इससे क्या डिटेल हो जाते हैं फिर आप चीज़ों को, आपको बढ़ाने में वो आप समझा को, आप रियल नंबर कुछ तो ऑब्वियस बात है। इससे पहले टॉपिक तो हुए हैं, सर समाकलन वाली पीडीएफ कहाँ है, सर समाकलन वाला वो 5वां लेक्चर कहाँ है, सर समाकलन वाला वो जो टेस्ट है उसका वो 7वां क्वेश्चन का क्या हुआ, सर उसका क्या, हजारों प्रॉब्लम है, बिल्कुल है सब। सर मेरा मन नहीं लग रहा, हजारों प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तो रियल नंबर ही चल रहा है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। और अभी जो चल रहा है पहले उसकी बात करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों की, ऑब्वियसली बात है। फिर ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी शिकायतें हो सकती है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अभी जो चल रही है ये एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। पहले तो ना तो वो सॉल्व होगी, ना ये सॉल्व होगी, एक और ऐड हो जाएगी। तो बेहतर है अभी जो चल रहा है हम उस पर मन लगाएं। ठीक है, तो अब फिर इससे रिदम बिगड़ जाती है। अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन रिदम बिगड़ जाती है फिर। ये भी काम की चीज ही है, ये आपके ही कोर्स की चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई बाहर की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हम जो बात कर रहे थे, तो हमारा आइडिया था, क्या था हमारा आइडिया? हमारा आइडिया कुछ भी नहीं था। हम लय में थे और हमने लय खो दी। हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कानून बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो आज हम रियल नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हम समझाएंगे कि रियल नंबर में क्या सही है और क्या गलत है ना। ऐसे तो हमने बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, हमें पता है, हमें पता है कि एक जीरो से बड़ा होता है, हमें पता है कि एक जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, जीरो से किसी को गुणा करने पर जीरो होता है, लेकिन अब हमें संवैधानिक रूप से पता चलेगा कि एक जीरो से क्यों बड़ा होता है, या फिर जीरो अगर किसी से गुणा होता है और सबको जीरो कर देता है तो क्यों करता है। कहाँ ये लिखा हुआ है कि जीरो से गुणा करने पर जीरो होगा? तो अब आज हम एक संविधान बना देंगे और उसमें हर चीज की जगह होगी, रियल नंबर से जुड़ी हुई कोई भी बात सही या गलत। अब आपको जब भी चेक करनी हो, आप इस संविधान में आ जाना और आके चेक कर लेना कि क्या रियल नंबर पे सही है, क्या गलत है। अब आपको सही और गलत की एक जगह मिल जाएगी। इससे पहले भी आपने रियल नंबर पढ़े, लेकिन उससे पहले कुछ सही या गलत हो भी गया तो आपको चेक करने की जगह नहीं थी कि आप कहाँ जाके चेक करेंगे। आप कहाँ जाके ये चेक करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत जो है वो चेक करने में दिक्कत आती है। अब आपको एक जगह मिल जाएगी जहां आप आके अपने रियल नंबर से जुड़ी हुई कोई भी बात सही है या गलत है उसको पहचान सकते हैं। तो आज हम रियल नंबर का जो है वो संविधान लिखने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी बातें, जो भी बात है, जो भी रियल नंबरों पे सही है, वो सब कुछ बताएंगे कि ये सही है। अब सही को भी पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एग्जाम, अभिग्रहित। सबसे पहला पार्ट होता है आपका अभिग्रहित। ये वो है सेट ऑफ रूल्स विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। ये वो सेट्स है जो नियम है लेकिन इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है। एग्जाम, हिंदी में अभिग्रहित, इन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। मान्यता है, ये मान्यताएं हैं, ये नियम है, ये शुरुआती नियम है, ये बेसिक नियम है। कोशिश पूरी की जाती है कि न्यूनतम से न्यूनतम अभिग्रहित रखे जाए, क्योंकि ज्यादा अभिग्रहित रखने का मतलब ज्यादा मान्यता, और ज्यादा मानना, गणित विज्ञान जो है वो पूर्णतः लॉजिकल है, और वो चाहता है कि भैया लॉजिक में मानने तो पड़ेंगे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन शुरुआत में जितने कम नियम हो सके, जितने 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 कम हो सके उतने कम नियमों का इस्तेमाल किया जाए। तो एग्जाम हमेशा सबसे मिनिमम होते हैं, सबसे कम एग्जाम जो है वो सेट किए जाते हैं। अब ये हो गए 10 बनाए, तो 10 हमने एकदम खींच के ही 10 बनाए होंगे, एकदम जितने कम कर सकते थे उतने कम करके ही 10 बनाए होंगे। एग्जाम पे कोई भी एग्री नहीं है, कोई भी गणितज्ञ इस बात को लेकर एग्री नहीं है कि एग्जाम ज्यादा हो, और हर कोई कोशिश यही करता है कि आप किताबें देखेंगे तो कई तो एग्जाम छोड़ देते हैं, बोले हम नहीं मानते इस बात को, हम हटाओ, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि नियम जितने कम होंगे, जितने
कम नियम होंगे, जितनी ज्यादा कम मानने की संभावना होगी उतना अच्छा रहेगा। तो एग्जाम हमेशा न्यूनतम होते हैं। फिर एग्जाम को आपस में मिलाकर आप बनाते हैं थ्योरम, इनमें से निकलती है थ्योरम पर में, और ये दोनों मिलकर अब आपका एक सेट हो जाता है सही और गलत का। ये आपका संविधान हो गया, और संविधान इंप्रूव होता रहेगा। संविधान आपका इंप्रूव होता रहेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम मिलके और थ्योरम बनाएंगी, थ्योरम मिलके और थ्योरम बनाएंगी, ये आप जानते ही हैं। 2 प्रमेय मिलके 1 प्रमेय और बना देती है, 3-4 प्रमेय मिलके फिर 1 प्रमेय बना देती है, ये भी करते हैं। पहले आप एग्जाम पे आते हैं, अगर आपको उसकी डिटेल पढ़ना हो, सब कुछ इनके प्रूफ पढ़ने हो, जो भी आज मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, इन सबके प्रूफ पढ़ने हैं, तो आप रियल नंबर सिस्टम का पूरा एक बीएससी वाले मेरे लेक्चर बने पड़े हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हर बात वहां पे पढ़े। एग्जाम की सहायता से कैसे थ्योरम बनी हुई है, कुछ तो एग्जाम है, वो तो आप प्रूफ डिस्प्रूफ कर ही नहीं सकते, वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि खेल, अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका मानना ही पड़ेगा कि इसी बॉल से खेल खेलना है, और ये बैट होगा इससे खेलना है, ये ग्राउंड होगा। वो चीजें आप बदल नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसे ही खेला जाएगा। फुटबॉल खेलने की अलग जगह होगी, अलग बॉल होगी, और अलग नियम होंगे। तो गेम जो भी खेल रहे हो उसके नियम तो होंगे होंगे, वो सही गलत नहीं हो सकते, उनको तो खेलना ही पड़ेगा। तो एग्जाम न्यूनतम नियम है जो सबसे पहले सेट किए जाएंगे। फिर उन एग्जाम्स को मिला के, 2 एग्जाम मिला के, 3 एग्जाम मिला के आपने कुछ और प्रूफ कर दिया। जैसे आपके पास नमक चीनी सामान पड़ा है और आपने कुछ बना दिया, कोई सामान बना दिया, तो एक नया सामान बढ़ गया, जिसे आप सब्जी कहते हो, चाय कहते हो, ये क्या है? ये आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिला के आपने चाय बना दी, कॉफी बना दी, सब्जी बना दी। तो ये वैसे ही कुछ पार्ट है कि आपके जो एग्जाम्स है उनको मिला के आप थ्योरम बना लेते हैं। फिर थ्योरम क्या करती है, वो मिलकर और थ्योरम बना देती है, और आपका ये जो सिस्टम है ये इम्प्रूव पे इम्प्रूव, इम्प्रूव पे इम्प्रूव होता रहता है। जैसे संविधान तो 1950 में बन गया था, फिर अभी क्या हो रहा है, अभी उसी संविधान को संशोधित करके और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तो अलग बात है, बेहतर बन रहा है नहीं बन रहा, वो उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैथ की गारंटी है ये बेहतर ही हो रही है। मैथ की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिकल गैप नहीं है। यहाँ किसी का भला करने वाली बात नहीं है कि कोई का भला करें, भला बुरा नाम का यहाँ कोई शब्द नहीं है। ये नहीं कि जनता का भला हो, हम जनता का भला नहीं कर रहे यहाँ पे, हम सिर्फ तार्किक रूप से चल रहे हैं। अब तर्क से किसी का भला होता है तो ठीक है, बुरा होता है तो भी ठीक है। गणित तर्कों पे चलती है, गणित तर्कों पे चलती है। अब किसी का भला हो किसी का बुरा हो, 4 चॉकलेट है, 2 व्यक्तियों में बांटना है तो 2-2 बांट दी। अब चाहे एक नाराज हो कि भाई मुझे 3 क्यों नहीं मिली, या दूसरा नाराज हो रहा है कि मुझे खानी नहीं थी, मुझे तो एक ही खानी थी, 2 क्यों दे दी। तो भैया तुम नाराज हो, गणित अपने तरीके से चलती है, वो ना किसी का भला करती है और ना किसी का बुरा करती है, वो तर्क पे चलती है। अब किसी का इससे भला हो रहा है, अच्छी बात है, और किसी का बुरा हो रहा है तो भी अच्छी बात है। गणित को आपके भले और बुरे से कोई संबंध नहीं है, इसी वजह से वो टिकी पड़ी है। वरना आप जानते हो भला करने के चक्कर में बड़ा भला हो जाता है। हर कंपनी जो बड़ी से बड़ी आई है, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, आई तो भला करने ही थी, और कायदा वही था भला करने का। लेकिन भला कहीं ना कहीं बाद में जाके अपने आप ही बुरा होने लग जाता है। तो वही चीज है, सरकारें भी आती है भला करने ही आती है, बहुत बहुत भला करने ही आती है, लेकिन भला कब बुरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भला बुरे की कोई आइडिया ही नहीं है, यहाँ तर्क का आइडिया है। एग्जाम सेट करेंगे, थ्योरम बनाएंगे, और इन दोनों को मिला के और थ्योरम बनाएंगे, और ये चीजें इंप्रूव पे इंप्रूव होती रहेगी। और आपका संविधान जो है, जो भी जिस चीज के बारे में बात चल रहा है, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में और चीजें इंप्रूव होती रहेगी। ये सब कुछ आप पढ़ने वाले। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम से, कि कौन कौन से एग्जाम रियल नंबर में होते हैं। कौन कौन से एग्जाम रियल नंबर, काफी सारी थ्योरम है, लेकिन आपको हर चीज के लिए जगह मिल जाएगी। अब आपको हर चीज के लिए जगह मिल जाएगी सही और गलत को ढूंढने के लिए। सही और गलत को, सबसे पहला एग्जाम फॉर रियल नंबर, रियल नंबर के लिए एग्जाम। यहाँ पे 4 एग्जाम सेट किए गए हैं, ये 4 एग्जाम, ये एग्जाम है, इन पे सवाल नहीं बनेगा। ये जो भी हैं एज इट इज मानने पड़ेंगे, इनको एज इट इज मानना पड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं वो सच है, ये जो बोल रहे हैं वो सच है। अब इनसे, इनके बाद हम थ्योरम बनाएंगे, इन्हीं एग्जाम का इस्तेमाल करके थ्योरम बनाएंगे। उन पे आप सवाल उठा सकते हो कि भाई ये गलत है या सही है। इन पे ये जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, मतलब भगवान का कहा हुआ है, यूं मानिए भगवान की वाणी है, ये तो ईश्वरीय वाणी है, जो कह रहा है वो सच है। तो 4 अभिग्रहित है जिनसे आपका रियल नंबर बनता है। सबसे पहला है एक्सटेंड एग्जाम, जिसे प्रसार अभिग्रहित कहते हैं। दूसरा है आपका फील्ड एग्जाम, जिसे क्षेत्र अभिग्रहित कहते हैं। चौथा है आपका क्रम अभिग्रहित,
ऑर्डर एग्जाम, और अगला है आपका कंप्लीटनेस एग्जाम, पूर्णता अभिग्रहित। ये आपके रियल नंबर की मोटा मोटी सारी कहानियों को दुरुस्त कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके दिमाग में जो भी सवाल है, याद करिए 10th से पहले 10th तक जो भी आपको रियल नंबर से शिकायत थी, जो भी थी, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, हर चीज का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बात है, जैसे छोटा बच्चा एक बार सवाल पूछता है, जीरो का भाग क्यों नहीं लगता, पूछा होगा आप लोग स्कूलों में पढ़ाते होंगे तो पक्की बात है, और नया भी पढ़ाते होंगे तो कभी खुद पढ़े होंगे तब भी ये दिमाग में आया होगा, जीरो का भाग क्यों नहीं लगता, है ना। जिन क्वेश्चनों की बात करें, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जीरो का भाग क्यों नहीं लगता। नंबर 2, एक क्वेश्चन ये हो जाता है, एक क्वेश्चन ये होता है, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर वो जीरो क्यों हो जाती है, माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है। ये बड़े बेसिक सवाल, और जो मुझे था कि भाई 1 जीरो से बड़ा क्यों होता है, 1 और 0 बराबर क्यों नहीं होते। ऐसे ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे रियल नंबर से, वो सारे सवाल के जवाब आपको अब यहाँ पर, वो सारे बेसिक, अब आपको सारे बेसिक जवाब मिलने वाले हैं जो रियल नंबर से जुड़े। अब हम साझा नहीं कर रहे, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं कर रहे, हम उपयोग नहीं कर रहे, हम उन सवालों पे जा रहे हैं जिससे रियल नंबर खुद बने हुए हैं, जिनसे इनकी बनावट हुई है। तो 4 अभिग्रहित है, प्रसार, प्रसार, नंबर 2 क्षेत्र, नंबर 3 क्रम, और नंबर 4 पूर्णता। इन 4 अभिग्रहितों से आप पूरे रियल नंबर को बना भी सकते हैं, प्लस जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि उसमें जो हो रहा है अभी तक वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दो बातें, दोनों काम करेंगे, ये रियल नंबर को बनाएंगे भी, प्लस रियल नंबर को बनाएंगे भी, प्लस रियल नंबर के सारे जवाबों को भी आपको प्राप्त कराएंगे कि भाई ये सब बातें क्यों सही है और क्यों गलत है। दोनों बातें हो गई, यहाँ बिल्ड भी करेंगे, सही और गलत को डिसाइड भी करेंगे। तो एक एक प्रसार पे आते हैं, एक एक एग्जाम पे आते हैं। पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम, प्रसार अभिग्रहित, रियल नंबरों में सबसे पहले एक्सटेंड एग्जाम, प्रसार अभिग्रहित, जिसमें कहा गया आर में कम से कम 2 भिन्न भिन्न अवयव अवश्य होते हैं। आर में कम से कम 2 अवयव होते हैं, कम से कम 2 अवयव होते हैं। तो यहाँ पे एक बात शुरू हो गई कि 2 नंबर होते हैं, और ये जो 2 नंबर है वो आगे पता चल जाएंगे, एक है 0, एक है 1, ये तो पक्के हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रसार अभिग्रहित ने इतना तो कह दिया कि 0 और 1 2 होते हैं। अभी वैसे 0 1 का नाम नहीं है, आ जाएगा, अगले अभिग्रहित में जाएंगे तो 0 और 1 का नाम भी आ जाएगा। तो रियल नंबर में एटलीस्ट 2 तो एलिमेंट होते ही होते हैं, और दोनों ही अलग अलग होते हैं। देखो भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, यानी 0 और 1 अलग अलग होते हैं। अभी हाँ, एक सवाल अभी यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो पूछेगा यहाँ 0 1 की तो बात ही नहीं हुई, तो आपको कैसे पता चला 0 1, वो मैं भी आगे बताऊंगा कि कैसे आया। तो पहला अभिग्रहित कहता है कि रियल नंबर में कम से कम 2 अवयव तो होते ही होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, और भी हो सकते हैं, वो अभी आगे और अभिग्रहित में ऐड करेंगे तो और भी निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे और निकलते जाएंगे। ठीक है, तो पहली शुरुआत तो हो गई है कि रियल नंबरों के अंदर, रियल नंबरों के अंदर कम से कम 2 अवयव तो, 2 अलग अलग अवयव तो होते हैं, और भी हो सकते हैं। अगला, उसके बाद आता है फील्ड एग्जाम, फील्ड एग्जाम, क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित आपको कहता है कि जो आपका रियल नंबर होता है वो एक संक्रिया जिसका नाम जोड़ है, एक संक्रिया जिसका नाम गुणा है, उसके लिए क्षेत्र बनाता है, उसके लिए क्षेत्र बनाता है। आपका जो, जिसे आप रियल नंबर कहते हैं, वो एक खास प्रकार के जोड़ और खास प्रकार के गुणा के लिए एक क्षेत्र बनाता है। अब क्षेत्र बनाता है तो क्षेत्र में क्या क्या होता है, क्षेत्र में वो सारी शर्तें होती है, 5 तो हो गई जोड़ वाली, 5 हो गई गुणा वाली, और 2 हो गई बंटनता वाली। कौन सी 5? पहली, नंबर फर्स्ट, ये वाली शर्त को, प्लस के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा, पहली शर्त को,
विस्तार करते हैं। क्रम विनिमय ग्रुप होगा जोड़ के लिए, जोड़ के मतलब जो पहली संक्रिया है प्लस, उसके लिए ये क्रम विनिमय ग्रुप होगा। और आपका प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगा, यानी क्रम विनिमय ग्रुप होगा। और क्रम विनिमय ग्रुप होगा तो नंबर 1 समवर्त होगा। हम एक बार इस प्लस को हम योज बोलेंगे, जोड़ बोलेंगे, योज्य समवर्त होगा, यानी दो रियल नंबरों को जोड़ने पर हमेशा आपको एक रियल नंबर ही प्राप्त होगा। दो रियल नंबर को जोड़ने पर आपको सदैव एक रियल नंबर ही प्राप्त होगा, कभी आप रियल नंबर से बाहर नहीं जाएंगे। दो रियल नंबर को जोड़ने पर आपको रियल नंबर ही प्राप्त होगा। नंबर 2 योज्य साचर्यता। आप दो रियल नंबर को कैसे भी जोड़ लो, किसी भी क्रम में जोड़ लो, आपका जोड़ हमेशा बराबर रहेगा। आप a प्लस बी करके फिर c जोड़ लो, या फिर आप अपना क्रम खुद तय कर सकते हैं जोड़ने का, इससे जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3 योज्य तत्समक। एक अवयव रियल नंबरों में ऐसा होगा जिसका नाम शून्य होगा, जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योज्य प्रतिलोम। हर अवयव का एक प्रतिलोम होगा जिसका नाम -a होगा। a का प्रतिलोम -a होगा। हर अवयव a का एक प्रतिलोम होगा -a, जिसे जोड़ने पर 0 आएगा, और आगे पीछे कैसे भी करो 0 ही आएगा। देखो जवाब आ रहे। फिर है क्रम विनिमयता, योज्य क्रम विनिमयता। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो। अब इसने आपके कौन कौन से जवाब दे दिए? इसने आपके छोटे सारे जवाब वही हैं, मैंने पहले कहा 10 तक के जो जवाब हैं वो हैं। अगर आपके मन में सवाल नहीं भी आए हैं तो आज आ जाएंगे। एक सवाल ये बनता है कि 0 को जोड़ने पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? 0 को जोड़ने पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारा रियल नंबर का संविधान में क्षेत्र अभिग्रहित की तीसरी शर्त, क्षेत्र अभिग्रहित की तीसरी शर्त ये कहती है कि 0 को जोड़ने पर कोई फर्क किसी अवयव पर नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने क्या कहा था, ये वो जगह बन गई है, अब ये वो अब जगह बन गई है जहां जाके हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ चीजें सही है। ये अभिग्रहित हो गया। a प्लस 0 बराबर a, 0 प्लस a। तो 0 को जोड़ने पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारा जो रियल नंबर का संविधान है उसमें क्षेत्र अभिग्रहित के अंदर तीसरी शर्त, पहले क्षेत्र अभिग्रहित की इस शर्त के अंदर तीसरी शर्त ये कहती है कि 0 वो अवयव है जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 क्यों होता है? 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्र अभिग्रहित की पहली शर्त की पांचवी शर्त ये कहती है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। ठीक है, आ जाओ फिर गुणा के लिए चलते हैं। गुणा के लिए r, दूसरा यहां जाओ, दूसरी शर्त, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 0 f0, f0 मतलब r0, r में से 0 को छोड़ दो। r में से 0 कौन है? वो अवयव जिसको जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ता, उस अवयव को आपको छोड़ना होगा, और वह अवयव जो है गुणा के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होगा। r0 क्रम विनिमय ग्रुप होगा, यानी यहाँ पे भी वही 5 शर्तें मिलेगी। नंबर 1, दो नंबरों को जोड़ने पर गुणन संवर्त। दो नंबरों को गुणा करने के बाद अगर आप दो रियल नंबरों की गुणा करते हैं तो वो वापस एक रियल नंबर ही बनेगा। दो रियल नंबर की गुणा करने पर एक रियल नंबर ही आएगा। गुणन साचर्यता, आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से आप गुणा का क्रम तय कर सकते हैं। आप गुणा का क्रम तय कर सकते हैं। आप चाहें तो बी सी की पहले गुणा करके फिर ए के साथ गुणा कर लो, या ए बी पहले करके फिर सी के साथ गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नंबर
3 गुणन तत्समक, एक अवयव जिसका नाम 1 होगा वो ऐसा होगा जिसको गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इंटू 1 बराबर a अब 1। तो समझ में आया कि 1 से गुणा करने पर क्यों फर्क नहीं पड़ता। गुणन प्रतिलोम, हर अवयव का गुणन प्रतिलोम होगा। यहाँ पे एक जवाब और मिल गया कि 0 का क्यों नहीं होता। 0 का इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारा क्षेत्र अभिग्रहित है वो कहता है कि 0 को छोड़कर बाकी सबके लिए ये बातें, तो 0 का प्रतिलोम नहीं होगा। इसलिए 0 का प्रतिलोम 1/0 नहीं बनता क्योंकि अभिग्रहितों ने 0 को छोड़ा है। अभिग्रहितों ने 0 को छोड़ा है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है अगला गुणन क्रम विनिमेयता। a गुणा b और b गुणा a बराबर होगा। इसके बाद में लास्ट आ जाता है बंटनता। बंटनता आपको बताएगी कि जब जोड़ और गुणा दोनों एक साथ आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब b प्लस सी हो और a से गुणा हो, तो जिसे आप ब्रैकेट खोलना कहते हैं वो एक्चुअली ब्रैकेट खोलना न होके बंटनता होती है। वो बंटनता होती है। वो ब्रैकेट क्यों खुलते हैं ऐसे, वो इसलिए खुलते हैं और आप इसे दोनों साइड से खोल सकते हैं। तो यहाँ आपको मोटा मोटी काफी सारे जवाब मिल गए होंगे। काफी सारे जो आपके सवाल थे उनके जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। कुछ बच भी गए तो अभी और अभिग्रहित आ रहे हैं, उनमें आपके जवाब और मिलते जाएंगे। तो अगला है हमारा ये क्षेत्र अभिग्रहित। ठीक है, क्षेत्र अभिग्रहित जो कि हर चीजों को बांधता है। कुछ चीजें यहाँ क्लियर हो गई होंगी, कोई ना किसी नियम में आ जाएंगे, घबराओ मत। जो भी आपका चीज है सही या गलत वाला वो पहचानने के लिए कोई ना कोई अभिग्रहित हो जाएगा, नहीं तो पर में आ जाएगी। नहीं तो पर में आ जाएगी क्योंकि हम हर कोई को अभिग्रहित में नहीं डाल रहे। जो पर में बन सकती है उसको अभिग्रहित में क्यों डाले, जो पर में बन सकती है उसको अभिग्रहित में क्यों डाले। भाई हमने आउट के 5-6 तरीके बना दिए, अब बाकी अपने आप ही प्लेयर है वो अपने आप तरीके नए ढूंढ लेंगे आउट करने के। अब हम बॉलर को ही तय करके देंगे भाई यहाँ ही बॉल डालनी है, ऐसे ही बॉल डालनी है, टप्पा यहीं खाना चाहिए, इस पर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अभिग्रहित हो जाएंगे। हमने बता दिया भैया ये 5 तरीके आउट करने के, अब बॉलर को कह दिया तू तेरी कला दिखा, अब तू तेरी कला दिखा। बात, खेल को समझो, खेल को समझो। आपने नियम बस आउट करने के जो 4-5 नियम थे वो सेट कर दिए कि विकेट के लग गई तो आउट माना जाएगा, रन आउट होगा तो आउट हो जाएगा, कैच आउट होगा तो आउट हो जाएगा, स्टंप आउट हुआ तो आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपने 4-5 नियम सेट कर दिए और फिर बॉलर को कहा कि भाई अब ये नियम है, अब तू इसको कैसे यूज करता है अपने भले के लिए तू कर। अब वो नई नई स्पिन करा के आउट कर रहा है ना, कभी लेग स्पिन करा रहा है, कभी टर्न करा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कभी बाउंसर मार रहा है, वो फिर बॉलर पे छोड़ दिया कि भाई तरीके 5 है, अब बॉल कराने का अधिकार तेरा है, चाहे जैसे करा। तो वहां ऐसे ही है, न्यूनतम अभिग्रहित सेट कर दी, अब ये अभिग्रहित आगे अपने आप थ्योरम बना लेंगे और फिर वो थ्योरम और सही गलत तय करने में मदद करेगी। तो अगला है हमारा कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। ये जो फील्ड के जो नियम है 12 नियम है, फील्ड के 12 नियम है, 5 जोड़ के लिए, 5 गुणा के लिए, 2 बंटनता के लिए, टोटल 12 नियम है। लेकिन इन 12 अभिग्रहितों को भी थोड़ा सा और निचोड़ा जाए तो इनमें से भी कुछ और निकल आएंगे। इन 12 अभिग्रहितों को भी पढ़ा जाए अच्छे से, इनको आपस में यूज किया जाए तो इनसे भी कुछ निकल आएंगे। जैसे ये बातें और निकल के आएगी, अभिग्रहितों से भी नियम बन जाते हैं, थ्योरम बन जाती है। ये देखो, एक चीज तो ये निकल के आएगी कि तत्समक अवयव सदैव अद्वितीय होता है, मतलब 0 रियल नंबर में सिर्फ एक ही होगा, ऐसा अवयव सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, 0 सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही अवयव ऐसा हो सकता है जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड का एक रिजल्ट है। फील्ड में तत्समक या शून्य अवयव सदैव अद्वितीय होते हैं, मतलब 0 और 1 हमेशा इकलौते होते हैं, वो इकलौते होते हैं और नहीं हो सकते। ऐसा कोई और अवयव हो ही नहीं सकता जिसको जोड़ने पर किसी अवयव पे कोई फर्क ना पड़े, या ऐसा कोई और अवयव नहीं हो सकता 1 के अलावा जिसको गुणा करने पर फर्क ना पड़े, ये इकलौते ही होंगे। फील्ड में गुणन तत्समक वह भी अद्वितीय होता है। 2 का गुणन प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होगा। 2 का योज्य प्रतिलोम -2 और गुणन प्रतिलोम 1/2, इकलौते इकलौते होंगे, हर किसी का प्रतिलोम इकलौता होगा। फील्ड में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है, हर किसी का एक ही प्रतिलोम होगा, चाहे वो जोड़ का हो चाहे वो गुणा का हो।
फील्ड में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अद्वितीय होता है, वो भी इकलौता होगा। ये जो बातें हैं, ये परमे में से निकल के आई है, वो जो अभिग्रहित है उनसे निकल के आई है। अब याद होगा ग्रुप थ्योरी में भी हमने प्रूफ किया था कि जो तत्समक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है। वो ग्रुप वाले जो शर्तें हैं उन शर्तों से ही निकल के आ जाता है। उन शर्तों को जब आप यूज करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं, तो आपको निकल के आता है कि तत्समक अवयव इकलौता होगा, प्रतिलोम अवयव इकलौता होगा। वो सब चीजें वो अभिग्रहित में डालने की जरूरत नहीं है, उनको अभिग्रहित में डालने की जरूरत नहीं है। वो अभिग्रहितों का निचोड़ है, उनसे अभिग्रहितों को जब आपस में कनेक्ट करोगे तो उनसे निकल आएगा। और भी परमें निकल के आएगी। आ जाओ, देख ये परमें आ गई, ये अभिग्रहित। अब अभिग्रहितों को थोड़ा सा निचोड़ा, दो ही अभिग्रहित पढ़े अभी, दो और बाकी है जिसको बाद में पढ़ेंगे, पहले दो को पढ़ रहे हैं। इन दो अभिग्रहित, एक तो प्रसार अभिग्रहित प्लस क्षेत्र अभिग्रहित, इन दो अभिग्रहितों से आप कुछ और नई चीजें बना सकते हैं, जैसे निरसन का नियम, योग के निरसन का नियम। अगर x प्लस ए बराबर x प्लस बी हो तो आप x से x कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, a बराबर b हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। यानी जोड़ में आप काट सकते हैं। तो अगर आप काट रहे थे अब तक तो आप सही काट रहे थे, काटना गलत नहीं है, बस नियमों के अंतर्गत हो, आप काट सकते हैं। अगर जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों साइड सेम चीज है, तो आप कट करके a बराबर b लिख सकते हैं। ये नियम है। अब इनके प्रूफ देखना चाहो, मैंने कहा पहले थ्योरम है, अभिग्रहितों के तो प्रूफ हो नहीं सकते, थ्योरम के प्रूफ हो सकते हैं। तो देखना चाहो तो आप रियल फाउंडेशन वाले में जाइएगा, वहां पे रियल नंबर सिस्टम के नाम से फोल्डर है, उसको खोलिएगा, इन सब के प्रूफ आपको मिल जाएंगे, कैसे अभिग्रहितों की सहायता से इनको प्रूफ किया गया है। अभिग्रहित जो है, जो अभिग्रहित अभी पढ़े हैं, इन अभिग्रहितों से इसको कैसे प्रूफ किया गया। अगला, गुणा के लिए भी निरसन का नियम। गुणा में भी निरसन का नियम लगता है, लेकिन कैसे लगता है पहले वो देख लेना। अगर एक्स ए बराबर एक्स बी हो, अगर एक्स और ए की गुणा और एक्स और बी की गुणा बराबर है और एक्स जीरो नहीं है, याद रहे एक्स जीरो नहीं है, तो आप एक्स से एक्स काट सकते हैं, ए बराबर बी हो जाएगा। गुणा का निरसन नियम काम तो करता है, लेकिन शर्त यह है कि जिसको आप काट रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो आप काट सकते हैं। तो इस बात से कंफर्म हो गया कि जीरो को काटा नहीं जा सकता, जीरो को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जोड़ में किया जा सकता है, क्योंकि जोड़ में कोई पाबंदी नहीं थी, जोड़ में ऐसा नहीं कहा कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जोड़ में आप काट सकते हैं, लेकिन जोड़ में काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो प्लस ए ही हो जाएगा, जीरो प्लस बी बी हो जाएगा। तो यहाँ जीरो काटने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आप जीरो काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ मना है। जीरो काटोगे तो आप इस नियम का उल्लंघन कर रहे हो, और फिर उल्लंघन के लिए वही सजा वजा दो बनाया हुआ है, कानून बना हुआ है, कोर्ट काट सब इसीलिए बने हुए हैं कि जब आप नियमों को तोड़ें तो फिर आपके साथ क्या किया जाए। ठीक है, ये परमे है। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से गुणा करेंगे, जीरो से गुणा करेंगे तो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। ये वो परमे है जो अभी हम बात कर रहे थे, कोई पूछे कि जीरो से गुणा करने पर जीरो क्यों हो जाता है। ए इंटू जीरो बराबर जीरो। किसी भी नंबर ए को, कोई भी नंबर ए जो फील्ड का है, कोई भी अवयव आप ए ले लो, और अगर जीरो से गुणा करते हो तो ए इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी जीरो के पास वो क्षमता है कि वो हर रियल नंबर से गुणा करके उसको जीरो कर सकता है। रिपीट, अगर आपको प्रूफ देखना है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो वहां जाइए और प्रूफ देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और नहीं है, बस हमें तो नहीं चाहिए, फिर ठीक है, फिर तो चल ही रहा है। कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हो तो इतना पर्याप्त है, लेकिन वही है, अगर क्यूरियोसिटी है, रुचि है, इच्छा है जानने की भी ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हुआ, क्यों ए इंटू जीरो बराबर जीरो हो गया, ये कैसे हुआ, तो फिर वहां जाके इसकी प्राप्ति कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सही है। अगली पर में, ये पर में कहती है
फील्ड में शून्य अवयव मतलब 0 और इकाई अवयव मतलब 1 हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। 0 और 1 कभी बराबर नहीं होते। 0 और 1 अलग अलग होते हैं। प्रूफ है कि 0 और 1 बराबर नहीं होते। 1 अलग होगा, गुणन तत्समक अलग होगा, योज्य तत्समक अलग होगा, दोनों हमेशा अलग अलग ही होंगे। 0 नॉट इक्वल्स टू 1। अगली पर में क्षेत्र में दो अशून्य अवयव अगर हम ले, उनकी गुणा करके उनका प्रतिलोम निकालें या प्रतिलोम निकाल कर गुणा करें, एक ही बात होगी। गुणा करके प्रतिलोम निकालें या प्रतिलोम निकाल कर गुणा करें, एक ही बात होगी। ये आपको दोनों तरफ से छूट देगा। क्या पहले गुणा कर लो फिर प्रतिलोम निकाल लो, या पहले प्रतिलोम निकाल लो फिर गुणा कर लो, दोनों चीजें सेम रिजल्ट जनरेट करेगी। अगला, जब भी आप समीकरण को सॉल्व करेंगे, a प्लस एक्स बराबर बी को सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आपकी कोई समीकरण है a प्लस एक्स बराबर बी है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बराबर माइनस ए प्लस बी। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आप जो भी यूज कर रहे थे अब तक वो सब एक नियम से चल रहा था। पता हो या ना पता हो, चल सब कुछ नियम से रहा था। आप 10 तक नहीं जानते थे कि आप जो कर रहे हैं, आप जो x का मान निकाल रहे हैं, आप जो x का मान निकाल रहे हैं 2 प्लस एक्स बराबर 3, x बराबर 1, जो आप कर रहे थे ये सब कुछ नियमों के अंतर्गत ही चल रहा था। ये नियमों के अंतर्गत ही चल रहा था। जैसे हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति नियमों से चल रही है। ऑब्वियसली बात है, हम कुछ नियमों को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि प्रकृति है तो नियम है, प्रकृति है तो नियम है। प्रकृति बिना नियमों से नहीं चल सकती, नियम तो चल ही रहे। इसीलिए हमारा जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो इस बात पे मानता है कि इस प्रकृति, लोग कहते हैं विरोध में आ जाते हैं, लोग कहते हैं विज्ञान भगवान को नहीं मानता या उसको नहीं मानता। अरे भगवान का हमारे कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने ये माना है कि ये प्रकृति नियमों से चलती है, ये प्रकृति नियमों से चलती है। करंट है वो हर किसी को लगेगा जो पकड़ेगा, ठीक है ना, ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, तो वो नियमों से चल रही है। अब उसमें भगवान को मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ता है? भगवान को मानो या ना मानो, हम तो नियमों पे मानना पड़ेगा। नियम के लिए बाध्य हैं आप चाहे कितनी माला लेके छत से कूदो, आप नीचे ही गिरोगे, है ना। एक जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, जो भगवान को बहुत मानता है। एक व्यक्ति वो है जो नास्तिक है, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, और दोनों को ही छत से गिराओ, दोनों को ही छत से गिराओ। एक व्यक्ति जिसने 40-50 साल अपनी जिंदगी में सिर्फ भगवान का नाम लिया है, ईश्वर का नाम लिया है। एक व्यक्ति है जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। दोनों को छत पे चढ़ाओ और नीचे गिराओ, देखो किसको आते हैं बचाने के लिए? ईश्वर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि खेल सारा नियमों का है, ना कि पूजा पाठ का। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको अलग डायमेंशन में ले जाके बातें कर सकते हो कि शायद उसको चोट कम लगेगी, ये वो लगेगी। इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ना तो उसको चेक किया जा सकता कि किसको चोट ज्यादा लगेगी, ना कोई इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहेगा। चाहे कितने भी कोई भी महाराज हो, क्या हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या कोई धर्म गुरु इसका हिस्सा बनना चाहेगा कि आ जाओ, आज ही आपके भगवान की परीक्षा कर लेते हैं, अभी चेक करवा लेते हैं, आ जाओ? जो भी सारा दिन करता रहता है, जो धर्मगुरु है, बड़े से बड़ा धर्मगुरु पकड़ लाओ, उसको कहो आओ छत पे चलते हैं। और एक नास्तिक को पकड़ लाओ जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उसको पकड़ लाओ, दोनों को छत पे चढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गिराते हैं दोनों को नीचे। आज देख लेते हैं कौन नियमों से बड़ा है, कौन नियमों को तोड़ के भगवान उन्हें बचाने आता है। तो कोई नहीं आएगा ना, इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा कोई नहीं बनेगा, कोई भी चेक नहीं करना चाहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसीलिए साइंस कहता है कि जो चीजें प्रूव ही नहीं हो सकती तो क्या विश्वास करना, सीधा नियमों पे विश्वास करो ना। गिरेगा तो लगेगी गिरेगा तो लगेगी, कम ज्यादा हो सकता है, वो भगवान, उसका कोई हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि गिरेगा, तो जो प्रूव कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर चीज ये है, इसीलिए हम, हमारे लिए इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ईश्वर है या नहीं है। हम नियमों पे बात कर रहे हैं, और हम नियम, अब नियम बनाने वाला ईश्वर है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हम तो बात नियमों की कर रहे हैं। बिजली को यूज कर रहे हैं, हम इस बात पे क्या फोकस करें बिजली किसने बनाई है, बिजली काम में कैसे ली जाए, हम ये सीख रहे हैं। बिजली कैसे काम करती है ये सीखते हैं, उससे पंखे चलवाते हैं, लाइट चलवाते हैं, मोबाइल वोबाइल जो चार्ज करते हैं वो सब करवाते हैं। अब हमें क्या मतलब है कि प्रकृति में किसने, कौन है, कौन विधाता है जो बना रहा है इसको? वही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चीजें चल रही नियमों से, तो विज्ञान नियमों पे फोकस करता है। विज्ञान के लिए भगवान नियम ही है, बस। 2 + x = 3, है ना। इसलिए हम रिजिड हैं और ज्यादा सही भी हैं हम लोग।
तो ये है कि जब आप समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो वापस रियल नंबरों में ही आता है और इकलौता आता है, रियल नंबरों में ही आता है और इकलौता आता है। ये जब भी आप समीकरण में पक्षांतरण करके सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन वापस आपको रियल नंबरों में मिलेगा और इकलौता मिलेगा। ये बात प्रमेय कहती है। अद्वितीय आएगा और विद्यमान होगा पहले तो और इकलौता होगा। ऐसे ही गुणा के लिए है ना, ए एक्स बराबर बी। जब आप गुणा में भी भेजते हैं, भाई आप दो ही चीजें करते होंगे जब भी आप समीकरण को सॉल्व करते होंगे, या तो उधर जोड़ प्लस को माइनस कर रहे होंगे, यूं भेज रहे होंगे, या फिर गुणा वाले को भेज रहे होंगे। ये दो ही चीजें तो करते होंगे। 10 तक की या 12 तक की गणित उठा लो। 12 तक की गणित में पक्षांतरण में आप क्या करते हो? पक्षांतरण में आप दो चीजें करते हो, या तो प्लस माइनस में उधर भेज दिया या गुणा भाग में उधर भेज दिया। दो ही चीजें, दोनों में ही आप खुल के कर सकते हो, क्योंकि गारंटी है आपका आंसर वापस वही आएगा। एक्स बराबर आएगा ए इनवर्स बी। ये चीज अलाउड है, इधर उधर भेजने का नियम अलाउड है, और इससे आपको आंसर मिलेगा भी, इकलौता मिलेगा। बस शर्त, आप जीरो को नहीं भेज सकते। गुणा के केस में आप जीरो को नहीं भेज सकते, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसीलिए हम पहले चेक करते हैं कि कोई नंबर जीरो तो नहीं है। उधर गुणा में अगर है, अगर गुणा में कोई चीज है और हम उधर भेज रहे हैं, तो पहले हमारा कंफर्मेशन ये होता है कि वो नंबर कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि जीरो है तो आप उधर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे इस प्रमेय का उल्लंघन हो जाएगा अगर हमने जीरो को उधर भेज दिया तो। क्योंकि ये प्रमेय कहती है आप ए को उधर भेज सकते हैं, बस शर्त है ए जीरो ना हो। पक्षांतरण, गुणा में पक्षांतरण संभव है शर्त के साथ कि वो जीरो ना हो। इसलिए आपको याद होगा कि जब भी आप उधर भेजते हैं उससे पहले आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है, गारंटी बॉन्ड, कि भाई ये जो नंबर उधर जा रहा है ये जीरो नहीं है ना। इसको उधर भेजने से पहले एक गारंटी देनी पड़ती है कि ये जीरो नहीं है, तो ये उधर जाएगा। ठीक है। अच्छा, जोड़ में इस गारंटी की जरूरत थी? नहीं, जोड़ में इस गारंटी की कोई जरूरत नहीं थी, आप सीधा भेज सकते। कोई गारंटी लग रही है यहाँ पे? नहीं, सीधा भेज दो, चला जाएगा। अगला, अगली पर में माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? माइनस ए इक्वल्स टू प्लस ए। पर में प्रूफ देखना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। माइनस माइनस प्लस, एक ए माइनस का है, बी प्लस का है, या फिर ए बी दोनों प्लस के हैं फिर माइनस से गुणा कर रहे हो, या ए प्लस का है बी माइनस का है, तीनों ही केस में आपकी गुणा एक ही आएगी। तीनों ही केस में आपकी गुणा एक आएगी। आपका चाहे ए माइनस का हो, चाहे बी माइनस का हो, और चाहे ए और बी को गुणा करके फिर माइनस कर दो, तीनों ही केस में आपका उत्तर एक ही रहेगा। तीनों ही केस में उत्तर एक ही रहेगा। दो माइनस के नंबरों को गुणा करो या उन्हीं के दो प्लस के नंबरों को गुणा करो, बराबर आएगा। यानी माइनस के दो और माइनस के तीन की गुणा उतनी ही आएगी जितनी दो और तीन की गुणा आती है। माइनस ए माइनस बी की गुणा उतनी आएगी जितनी ए बी है। और माइनस ए का इनवर्स, ये गलत लिखा हुआ है, ए के प्रतिलोम का प्रतिलोम। किसी के गुणन प्रतिलोम का प्रतिलोम अगर करोगे, दो बार उल्टा करोगे तो वापस ए आ जाएगा गुणा के हिसाब से। जैसे दो को पलटा एक बटा दो आ गया, दोबारा पलटोगे दो आ जाएगा, रिटर्न में वापस आपको वही मिल जाएगा। ये थ्योरम है, अभिग्रहितों से प्रूफ किया जा सकता है इनको। इनको ये मत मानना कि ये तो नियम है, मानने ही पड़ेंगे हैं। इनके प्रूफ है, जो भी पर में लिखा पड़ा है उसका प्रूफ है। जो भी पर में लिखी हुई है वो प्रूफ है। जो अभिग्रहित है वो एज इट इज मानने, जो अभिग्रहित है वो एज इट इज है। जिनके ऊपर पर में वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ किया गया है ना। ऐसा मत सोचना कि ये अभिग्रहित है ऐसे ही मानने ऐसे ही होते हैं ना, ये प्रूफ है। इनके प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है। जिनके नाम पे अभिग्रहित ऐड होगा, जिनको चार कहा गया, बस वो चार अभिग्रहित है, उनमें प्रूफ नहीं हो सकता, वो मानने पड़ेंगे। और फिर जो भी पर में आ रही है वो सबकी सब प्रूफ की गई है। ठीक है। और प्रूफ यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ हमारे कंपटीशन में इसका कोई मतलब नहीं रहता। आप पढ़ना चाहें तो आप वहां जाइए और अपनी जिज्ञासा को शांत करिए, और नहीं जिज्ञासा है तो ऑलरेडी शांत है।
पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एग्जाम। किस नंबर को पॉजिटिव कहा जाएगा और किसे नेगेटिव कहा जाएगा, किस नंबर को पॉजिटिव और किस नंबर को नेगेटिव कहा जाएगा। कोई नंबर ए पॉजिटिव तब कहलाएगा अगर वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव तब कहलाएगा जब वो 0 से छोटा है। इसका मतलब कोई नंबर अगर 0 है तो ना वो पॉजिटिव कहलाएगा ना वो नेगेटिव कहलाएगा। तो ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाने का कारण। ठीक है, क्लियर है ये कि पॉजिटिव किसे कहा जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई 2 को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि नियम, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, एग्जाम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नियम सेट कर दिए कि किसे पॉजिटिव कहा जाएगा और किसे नेगेटिव कहा जाएगा। तो जो नंबर 0 से बड़ा होगा उसको पॉजिटिव कहा जाएगा, जो नंबर 0 से छोटा होगा उसको नेगेटिव कहा जाएगा, और जो नंबर 0 के बराबर होगा उसको सिर्फ 0 कहा जाएगा। बात खत्म। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का अभिग्रहित। किसे पॉजिटिव कहोगे, किसे नेगेटिव कहोगे। अब इस धनात्मक जो संख्याएं प्लस की होती है उन पे कुछ नियम और लागू होंगे कि 2 नंबर अगर प्लस के हैं, पी फॉर पॉजिटिव, रियल नंबरों का वो सबसेट जिसमें सारे नंबर पॉजिटिव है। पी जो है वो आर का सबसेट है और पी के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, जिसे धनात्मक वर्ग कहा जाता है, पॉजिटिव क्लास कहा जाता है। इसमें वो सारे नंबर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्लास, पी में सारे पॉजिटिव नंबर है। अब पी की खास बात यह है कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर लेते हो तो उनका जोड़ भी पॉजिटिव आएगा, उनकी गुणा भी पॉजिटिव आएगी। 2 पॉजिटिव नंबरों का जोड़ भी पॉजिटिव आता है, 2 पॉजिटिव नंबरों की गुणा भी पॉजिटिव आती है। ठीक है ना। अगर ए 0 नहीं है, अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो या तो ए पॉजिटिव होगा या उसका प्रतिलोम पॉजिटिव होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा। अगर कोई नंबर 0 नहीं है, अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो ए और माइनस ए में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई एक पॉजिटिव होगा। अगर ए कोई नंबर है और वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। अगर ए 0 नहीं है तो या तो ए जो है वो पॉजिटिव है, नहीं तो माइनस ए पॉजिटिव है, दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब आप सोचेंगे माइनस ए पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अगर ए मान लो ए माइनस का 3 है, अगर ए जो है वो माइनस का 3 है तो ए अगर माइनस का 3 है तो ये तो माइनस का 3 हुआ, तो माइनस का 3 नहीं होके फिर प्लस कौन होगा, माइनस का ए जो है वो प्लस होगा, ये प्लस का 3 होगा, तब ये सत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस का चिन्ह आगे वाला देख के मत सोच लेना कि जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वो नंबर माइनस का है, जिसके आगे प्लस लगा हुआ है वो प्लस है। नहीं, वो ए के अंदर क्या है उससे फर्क पता चलेगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है ना। माइनस ए जो है वो माइनस का नहीं होता, माइनस ए माइनस का नहीं होता। जब तक ए की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आप इसको नहीं बता सकते कि ये प्लस का है या माइनस का है, ये प्लस का है या माइनस का है। क्योंकि ए की वैल्यू अगर प्लस की 3 है तो ये माइनस का 3 है, अगर ए की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस माइनस ये प्लस 3 है। तो एग्जैक्टली माइनस ए प्लस का या माइनस का पता नहीं, वो जब तक ए का मान नहीं आएगा तब तक पता नहीं लग सकता कि माइनस ए क्या है, प्लस का है या माइनस। इसीलिए थ्योरम कह रही है कि भाई इतना तो पता है कि ए और माइनस ए में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, चाहे कोई सा भी हो, दोनों में से एक तो पक्का प्लस का है। ए का मान चाहे कुछ भी हो, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा ए का मान चाहे कुछ भी हो, ए का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो, इन दोनों में से ए और माइनस ए में से कोई तो पक्का एक प्लस का है, चाहे ए प्लस का हो चाहे माइनस ए। अगर ए मान लो 2 है तो ए ही प्लस का हो गया, अगर ए का मान -2 है तो -2 है तो ये माइनस का हो गया और वो प्लस का हो गया, तो दोनों में से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगला नियम कहता है कि एक्स और वाई, अगर दो नंबर आप लें एक्स और वाई रियल नंबरों में, अगर रियल नंबर में आप दो नंबर लें एक्स और वाई और उन दोनों को घटाएं और घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, अगर घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, अब हम बड़े और छोटे की परिभाषा तय कर रहे हैं। अगर दो नंबर आप ले रहे हैं और दो नंबर लेने के बाद उनको घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दोनों नंबरों को घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। बड़ा छोटा का कैसे पता लगेगा, दो नंबरों को घटाइए, घटाने के बाद पॉजिटिव नंबर आएगा तो आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है।
आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। ये होगी छोटे और बड़े की परिभाषा कि कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दो नंबरों को घटाना है, दो नंबरों को घटाना है, घटाने के बाद पॉजिटिव लाना है, और पॉजिटिव ला सकते हैं आप, आगे पीछे घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस आ जाएगा। 2 और 3 को ही ले लो, 2 और 3 को घटाने पर माइनस आएगा, कोई बात नहीं, 3 में से 2 घटा लो, अब प्लस आ गया। अब प्लस आ गया, इसका मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो इस तरीके से आप बड़ा और छोटा डिसाइड कर सकते हैं। बड़ा और छोटा, देखो मैंने कहा ना, सारे आएंगे, सब कुछ, हर चीज तय होगी कि कैसे कोई पता चला कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। छोटा कैसे कैसे कह दिया कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, या 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो कैसे बड़ा छोटा हुआ, कौन प्लस का है, क्यों प्लस आते हैं, क्यों 2 नंबर प्लस के होते हैं, सब चीजों के नियम यहाँ पे हर चीज आएगी। आगे अगला आता है क्रम अभिग्रहित। क्रम अभिग्रहित जिसे ऑर्डर एग्जम कहते हैं, ऑर्डर एग्जम कहते हैं। ये 4 नियम है, ये तय करते हैं कि बड़े और छोटों को आप किस तरीके से उनके नियम इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर एग्जम, 4 ऑर्डर एग्जम है, 1 2 3 4। ये आपको तय करेंगे कि ये बड़े और छोटे के चिन्ह कब तक और कैसे कैसे काम करेंगे। अभी बड़ा छोटा तो बता दिया कि बड़ा छोटा कैसे तय होगा। 2 नंबरों को घटाइए, घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ जाए, इसका मतलब 2 नंबरों को घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है। तो बड़ा छोटा आप इस तरीके से तय कर लेंगे। फिर आगे त्रिभागीय नियम, सबसे पहला त्रिभागीय नियम, क्रम का पहला नियम कहलाता त्रिभागीय नियम। इसे ट्राइकोमी रूल कहते हैं। ये कहता है कि 2 रियल नंबर 3 ही स्थितियों में हो सकते हैं, या तो ए बड़ा होगा, या ए और बी बराबर होंगे, या ए और बी ए बी से छोटा होगा। आपके 2 रियल नंबर इन 3 कंडीशंस के अलावा चौथी कंडीशन में नहीं रह सकते। कोई भी 2 रियल नंबरों में से कोई भी 2 रियल नंबर आप ले लो, या तो ए बड़ा है, नहीं है कोई बात नहीं, बी बड़ा है, नहीं है, ए और बी बराबर है, बस। बड़े छोटा बराबर, इसके अलावा 2 रियल नंबर किसी और परिस्थिति में नहीं हो सकते। कोई भी 2 रियल नंबर जब आप उठाएंगे, या तो वो बराबर हो सकते हैं, या पहले वाला बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरे वाला बड़ा हो सकता है, बस। या पहले वाले को पकड़ लो खाली, पहले वाला बड़ा हो सकता है, पहले वाला छोटा हो सकता है, पहले वाला बराबर हो सकता है, बस। इसके अलावा तीसरी कोई संभावना नहीं है। यानी रियल नंबरों में आपको हर नंबर किसी से बड़ा मिलेगा, या किसी से छोटा मिलेगा, या किसी के बराबर मिलेगा। अब इन तीनों के अलावा कुछ और ना हो, नहीं हो सकता, है ना। जैसे आप देख लो, आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के या तो बराबर है, उम्र के हिसाब से बात करें, उम्र के हिसाब से किसी व्यक्ति के बराबर हो सकते हैं, या उससे बड़े हो सकते हैं, या उससे छोटे हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी जगह है ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। चाहे 1 सेकंड ही बड़े हो। अगला सेकंड, संक्रामकता का नियम। संक्रामकता का नियम कहता है कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, राम भरत से बड़े हैं, भरत लक्ष्मण से बड़े हैं, तो राम लक्ष्मण से बड़े होंगे। ये संक्रामकता का नियम कहलाता है। उसके बाद में तीसरा नियम, योज्य एक दिशता का नियम, जो कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से, तो कोई भी चीज आप उसमें जोड़ दो, सेम चीज दोनों साइड में जोड़ोगे तो बड़ा बड़ा ही रहेगा। याद आता होगा आपको, असमीका में हमने ये इस्तेमाल किया था। असमीका में हमने ये नियम बताया था कि भाई जब जोड़ो तो दोनों तरफ जोड़िएगा, है ना। अब यहाँ पे सी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी कौन है। सी चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे प्लस का ले लो, चाहे माइनस का ले लो, चाहे जीरो ले लो, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, चाहे सी पॉजिटिव हो चाहे सी नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे गुणन एक दिशता का नियम। ये कहता है कि अगर ए बी से बड़ा है और सी 0 से बड़ा है, मतलब सी प्लस का नंबर है, तो ही गुणा करने पर बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बड़ा बड़ा बना रहेगा और छोटा छोटा बना रहेगा। ए सी बड़ा बी से। लेकिन अगर सी 0 से छोटा हुआ तो फिर असमीका पलट जाएगी, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा। ये 3, और ये एक चौथा नियम और, नियम नंबर कहाँ गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ये 4 क्रम अभिग्रहित कहलाते हैं। इन नियमों को क्रम अभिग्रहित कहते हैं। इन नियमों को मानने वाला कोई क्षेत्र अगर इन नियमों को भी मानता है, क्षेत्र के नियमों को मानता है, क्षेत्र के नियमों को मानता है प्लस क्रम के नियम को मानता है, उसे क्रमित क्षेत्र कहते हैं।
एक वर्ड यूज करेंगे क्रमित क्षेत्र, जो क्षेत्र को मानता है, रियल नंबर के अलावा भी कोई है उसके लिए जगह दे रहे हैं कि अगर रियल नंबर के अलावा कोई क्षेत्र के 12 नियमों को मानता है प्लस क्रम के 4 नियमों को मानता है, इन 16 नियमों की पालना करता है, तो उसे क्रमित क्षेत्र कहा जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड कहा जाएगा। ऑर्डर्ड फील्ड कहा जाएगा जो इन नियमों को मानेगा। देखो देखा, यदि किसी क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र है उसके अवयव क्रम के चारों नियम O1 से लेकर O4 तक की पालना करते हैं तो वह क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है। क्रमित क्षेत्र कहलाता है जो भी क्षेत्र साथ ही साथ क्रम को भी मानता है, मतलब क्रम के जो 4 अभिग्रहित है कि छोटा और बड़ा कैसे तय होगा, इन नियमों को भी वो अगर मानता है तो फिर वो क्रमित क्षेत्र कहलाता है। हमारे रियल नंबर इसको मानते हैं, रियल नंबर इसको फॉलो करते हैं, आर इसको फॉलो करता है, इसलिए आर जो है वो एक क्रमित क्षेत्र है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मानते, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रमित क्षेत्र नहीं है। जो आपका सी है वो क्रमित क्षेत्र नहीं है क्योंकि वो क्रम को नहीं मानता। कोई जरूरी नहीं है कि अभिग्रहित माने। फुटबॉल क्रिकेट के अभिग्रहितों को नहीं मानता, फुटबॉल जो है वो क्रिकेट के अभिग्रहितों को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल गेम नहीं है। फुटबॉल गेम है, अच्छा गेम है, शानदार गेम है और बहुत पॉपुलर है, इवन क्रिकेट से भी कई गुना ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन वहां अभिग्रहित अलग है, वहां उनके अभिग्रहित अलग है, उन्होंने अपने अपने नहीं अभिग्रहित बनाए, क्रिकेट ने अपने अभिग्रहित बनाए, बेसबॉल ने अपने अभिग्रहित बनाए और किसी बास्केटबॉल या किसी और गेम ने अपने अभिग्रहित बनाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कुछ सिमिलैरिटीज भी है, ऐसे नहीं कि फुटबॉल ने सारे ही नियम एकदम अलग बनाए, क्रिकेट वाले कोई नियम को यूज नहीं किया, बॉल से वो खेलते हैं, बॉल से ये खेलते हैं, ठीक है वहां बड़ी बॉल होती है, यहाँ छोटी बॉल होती है। सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी और कुछ आपको डिससिमिलैरिटीज भी मिलेंगी, थोड़ा अलगपन भी आपको वहां मिलेगा, वो तो जरूरी भी है, वरना भिन्नता बनी कैसे रहेगी, है ना। तो समानता भी मिल रही है आपको, संविधानों को देख लीजिए, दुनिया भर के संविधानों में आपको समानताएं भी मिलेगी और विभिन्नताएं भी मिलेंगी। हर किसी ने अपने हिसाब से तो थोड़े बहुत बदलाव चाहिए थे, उसमें बदलाव ऐड कर लिए, जो अच्छा लगा वो ऐड कर लिया, इस तरीके से एक नया रूप बना लिया। जैसे भारत का संविधान आपने पढ़ते हैं कि भारत का संविधान में हमने आयरलैंड से लिया, हमने यूएसए से लिया और हमें इंग्लैंड से लिया और हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, इन सब के मिला के कनाडा से लिया, कुछ अपना भी मिला लिया, सब कुछ मिला के हमने अपना संविधान बनाया। बिल्कुल बुरा क्या है, आप कुछ बना रहे हैं तो अच्छी चीजें ली, इसमें क्या बुरा है। तो वही जो ठीक लगा, जितना ठीक लगा उतना ले लिया, जो हमारे हिसाब से अच्छा था उसको ले लिया, ऐसे नहीं कि हर कुछ आंखें बंद करके ले लिया, नहीं। तो सी नहीं मानता क्रम क्षेत्र, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। अब एक परिभाषा ये भी कहती है, सेकंड परिभाषा ये कहती है, इससे कर्मी क्षेत्र की दूसरी परिभाषा कहती है, अगर कोई क्षेत्र है और उसमें धनात्मक वर्ग है, मतलब उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर प्लस के हैं, तो फिर वो कर्मी क्षेत्र को मानता है, वो कर्मी क्षेत्र कहलाएगा। इसका मतलब है कि जिसके पास प्लस और माइनस पता करने की जगह है, जिसके पास प्लस और माइनस को पता करने का तरीका है, जो प्लस और माइनस का पता कर सकता है, वो क्रमित क्षेत्र है, उस पर क्रम के नियम भी लागू होंगे। और इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर कोई प्लस माइनस नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबरों में हम कभी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे नहीं कहते, धनात्मक समिश्र संख्या, ऋणात्मक समिश्र संख्या, क्योंकि उसमें होती नहीं है, उसमें बस दो ही होता है, या तो बराबर हैं या बराबर नहीं है। यह आपका नियम है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई x अगर y से बड़ा है, धनात्मकता के जो परगुण है उससे प्रूफ किया जा सकता है कि x अगर y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो x z से बड़ा है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ये होता है आपका ये वाले अभिग्रहित से ये वाली थ्योरम से पहले आपने अभिग्रहितों को से थ्योरम बना ली, फिर थ्योरम से आप अभिग्रहित को प्रूव कर लेते हैं, लेकिन बात तो वही है, खुद थ्योरम अभिग्रहितों से बनी है, फिर थ्योरम से अभिग्रहित प्रूव कर दिए, क्या मतलब, इसका क्या मतलब। जैसे मैंने कहा कि राम, जैसे कल एग्जांपल बताया था कि राम ने कहा कि राम तुम कहाँ रहते हो, नहीं राम चोरी वाला एग्जांपल लगा लो, राम से कहा तुमने चोरी की, हमने नहीं नहीं मैंने नहीं की, शाम से पूछ लो, शाम को पूछा क्यों भाई तुमने चोरी की, बोला नहीं मैंने भी नहीं की, राम से पूछ लो। तो ये हुआ ऐसा एग्जाम्पल। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम ऐसे नहीं माने जाते, ऐसे एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई, अब जब एग्जाम है, जब आप अभिग्रहित है उसे आप परमे बना लेते हैं और फिर उस परमे से अभिग्रहित को प्रूव करते हैं, तो क्या मतलब हुआ,
क्या मतलब हो, कोई मतलब ही नहीं बनता उसके अंदर, तो वो चीजें बेकार हो जाती है। तो ये थ्योरम कचरा है, मतलब नहीं रखता। आप अभिग्रहितों को प्रूव कर रहे हैं, ये अभिग्रहित था और आप परमेय बना रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे आप कोई परमेय से अभिग्रहित प्रूव कर रहे हैं, और खुद परमेय किससे बनी है, अभिग्रहितों से। तो अभिग्रहित से परमेय बनाई, परमेय से अभिग्रहित बना रहे हो, है ना। ये हो जाएगा, बाद में आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं। बाद में आप देखेंगे ये सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आप परमेय से अभिग्रहित बना सकते हैं और अभिग्रहितों से परमेय बना सकते हैं। इसे समझो, जैसे यहां मैं लिखूं y बराबर या z बराबर, अब आपको यहां दिख रहा होगा कि x और y से z बन रहा है, x और y से z बन रहा है। आप एक्स वाई का मान रखो, z आ जाएगा, z बन रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे x और z से y भी बन रहा है, ये लो, नहीं, यहाँ पे z और y से x भी बन रहा है। तो फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसी चीजें होने लग जाती है कि थ्योरम और वो आ जाती है, आप थ्योरम से अभिग्रहितों को निकाल सकते हैं, अभिग्रहितों से थ्योरम को बना सकते हैं, वो बंद सिस्टम बन जाता है। फिर उन्हीं से वो बना एक दूसरे से रहे, वो एक दूसरे से ही बना रहे हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया कि तूने चोरी की, नहीं श्याम से पूछ लो, श्याम तूने की, नहीं राम से पूछ लो, बस वो फिर ऐसा एग्जाम्पल, वो बंद सिस्टम बन जाता है ना। इसलिए अभिग्रहितों को अभिग्रहित रहने दो, परमे को परमे रहने दो, परमे से अभिग्रहित मत प्रूफ करो। अगला, कोई नंबर प्लस का है, क्रमिक क्षेत्र के अंदर कोई नंबर में से आप जीरो घटाइए, अगर किसी नंबर में से जीरो घटाने के बाद वो जो नंबर आए वो अगर पी में आता है, मतलब धनात्मक वर्ग में आता है, इसका मतलब वो नंबर प्लस का है, वो नंबर प्लस का है। तो ये वैसे ही शून्य से बड़ा, यानी हर धनात्मक नंबर शून्य से बड़ा होता है, हर धनात्मक नंबर शून्य से बड़ा होता है। इसका मतलब फिर ऋणात्मक नंबर शून्य से छोटे होते हैं, धनात्मक सारे नंबर, अब ये हो गया कि सारा प्लस के नंबर जीरो से बड़े होते हैं, ये परमेय होगी कि सारे प्लस के नंबर जीरो से बड़े होते हैं, मतलब सारे प्लस के नंबर जीरो के उधर होंगे और माइनस के नंबर जीरो से इधर होंगे, मतलब छोटे होंगे। क्योंकि आप ए में से जीरो घटाएंगे, ए कोई पी का नंबर है, पी का नंबर है मतलब प्लस का नंबर है, अब उसमें से आप जीरो घटाएंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि जीरो तो तत्समक अवयव है, फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए में से जीरो घटाओगे तो ए आएगा, और ए तो पी में है। और हमारी परमेय कहती है कि अगर एक्स माइनस वाई, हमारा अभिग्रहित कहता है कि एक्स माइनस वाई अगर पी में आ जाता है तो इसका मतलब एक्स बड़ा है वाई से। तो यहाँ पे हमने ए में से जीरो घटाया, वो ए आया, ए तो पी में ही था, मतलब ये पी में ही आ रहा है, पी में आ रहा है, इसका मतलब ए जीरो से बड़ा है। इसका मतलब हर धनात्मक नंबर जीरो से बड़ा होता है और हर ऋणात्मक नंबर जीरो से छोटा होता है। आगे, ये तो हो ही गया। शून्य से सभी बड़े अवयव पी के अवयव होते हैं। जो भी आपको धनात्मक नंबरों का पता करना हो रियल नंबरों में, तो जीरो से बड़े सारे नंबर पता कर लो, जीरो से बड़े प्रत्येक नंबर एक धनात्मक नंबर होता है, जीरो से बड़ा हर नंबर धनात्मक होता है, जीरो से हर छोटा नंबर ऋणात्मक नंबर होता है, और खुद जीरो दोनों में नहीं आता। परमेय, और एक परमेय जो कहती है कि अगर आपका एफ कर्मिक क्षेत्र है, तो अगर कोई नंबर प्लस का है, कोई नंबर जीरो से बड़ा है, तो उसका माइनस करने पर जीरो से छोटा आएगा, उसका माइनस करने पर जीरो से छोटा आएगा। कोई भी नंबर अगर प्लस का है तो उसका माइनस करने पर, मतलब उसका योज्य प्रतिलोम निकालने पर वो हमेशा माइनस का आएगा। मतलब खुद अगर प्लस का है तो योज्य प्रतिलोम माइनस का आएगा, अगर खुद माइनस का है तो योज्य प्रतिलोम प्लस का आएगा। तो एक चीज अवयव और उसका योज्य प्रतिलोम, एक पी में होगा तो एक पी से दूसरे में होगा, मतलब पी के बाहर होगा, और मतलब नेगेटिव नंबर जिसको आप कह सकते हो, एन क्लास बना लो, एन क्लास में होगा, मतलब ए और माइनस ए दोनों में से एक जो है वो पी में होगा, दोनों में से कोई भी एक पी में होगा और बचा हुआ दूसरा पी से बाहर एन में होगा। ये पर में फर्स्ट कहती है, यानी हर अवयव और उसका योज्य प्रतिलोम जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के, जीरो तो आता नहीं, जीरो को छोड़ के हर अवयव और उसका योज्य प्रतिलोम एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, चाहे कोई सा भी पॉजिटिव हो कोई सा भी नेगेटिव हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आगे, ये यहाँ डाल,
जी, अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी प्लस का होता है। कोई नंबर अगर प्लस का है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी प्लस का होता है, यानी गुणन प्रतिलोम से चिन्ह नहीं बदलता। धनात्मक वर्ग रहता है, ऋणात्मक वर्ग ऋणात्मक वर्ग, गुणन प्रतिलोम में चिन्ह बदलता नहीं है। जबकि योज्य प्रतिलोम में चीजें अपना वर्ग ही चेंज कर लेती है, अपना वर्ग चेंज कर लेती है। अगर वो ऋणात्मक वर्ग में है तो वो धनात्मक वर्ग में आ जाएगी, धनात्मक वर्ग में है तो ऋणात्मक वर्ग में चली जाएगी, योज्य प्रतिलोम से। योज्य प्रतिलोम से मतलब जो एडिटिव इनवर्स है उसमें ऐसा होता है, लेकिन जो गुणन प्रतिलोम है, मल्टीप्लीकेटिव है, उसके अंदर इनवर्स में ऐसा नहीं होता। उसमें अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका प्रतिलोम भी पॉजिटिव होगा, नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका प्रतिलोम भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला ये वाला फिर सी, अगर एक्स वाई से बड़ा है, जेड टी से बड़ा है, तो बड़ों बड़ों का जोड़ छोटे छोटों के जोड़ से बड़ा होता है। बड़ों बड़ों का जोड़ छोटे छोटे जोड़ से बड़ा होता है। बड़ों का जोड़ भी बड़ा होता है, छोटों का जोड़ भी छोटा होता है। हर नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो एक बात ये पता चली कि स्क्वायर करने पर प्लस या जीरो क्यों आता, माइनस क्यों नहीं आता, क्योंकि ये परमे कहते हैं। प्रूफ देख सकते हो इनको, रिपीट कर दूं, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाइए प्रूफ देखिए, मजा लीजिए, बहुत मजा आएगा प्रूफ को देखने में। और ये चीजें वैसे आप लोगों ने बीएससी में पढ़ी हुई है, ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ कोई नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नया लेके दे रहा हूँ आपको। मैं तो बस उसी चीज को आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा था वो कितना मीनिंगफुल था, कितना अर्थपूर्ण था, कितना इंपॉर्टेंस था। आया है आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉर्मली सेकेंड ईयर में आता है, किसी के फाइनल ईयर में आता है। ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये या तो आपके सेकेंड ईयर में आया है या आपके फर्स्ट ईयर में आया है, फाइनल ईयर में आया है, किसी न किसी ईयर में आपके कोर्स में ये था, जिसको आप नॉर्मली बच्चे रीयल एनालिसिस कहते हैं, वास्तविक विश्लेषण के नाम से जिसको जानते हैं आप लोग। उसमें आपका पहला चैप्टर यही रहा है, रियल नंबर वाला। और इसमें ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उसके पहले चैप्टर में ही आता है, और हर किसी का है, चाहे आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आसाम से हैं या मणिपुर से हैं या राजस्थान से है या तमिलनाडु से है, क्योंकि रियल नंबर पढ़ाना ही होता है। अगला ई, अगर आप जेड कोई नंबर पॉजिटिव है, जेड कोई नंबर है वो पॉजिटिव है, उससे गुणा करने पर बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये अभिग्रहित था, ये ऑलरेडी अभिग्रहित है, तो इसको प्रूफ न करें तो ज्यादा ठीक है। अब एफ कहता है अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है और आप उन दोनों की गुणा करते हो तो आपको नेगेटिव नंबर ही प्राप्त होगा। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, और उनको गुणा कर रहे हो तो आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। एक पॉजिटिव है मतलब एक जीरो से बड़ा है, एक जीरो से छोटा है, और आप गुणा कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, नया नंबर नेगेटिव होगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो है मतलब जीरो से छोटा है नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो उनकी गुणा पॉजिटिव आएगी। उनकी जो गुणा होगी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होगी। तो ये आपके नियम अब सेट हो गए, आप एटलीस्ट उन नियमों में तो बंध गए। अभी कुछ चीजें बाकी ऐसे नहीं कि अभिग्रहितों से सब कुछ आ गया। अभी आपके ये जो बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए कि पलटने पर प्लस क्यों आता है, आप पक्षांतरण क्यों कर पाते हैं, पक्षांतरण क्यों हो पाता है, किसी नंबर को पॉजिटिव क्यों कहते हैं, किसी नंबर को नेगेटिव क्यों कहते हैं, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों नहीं आता। तो ये जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, जितने भी आप 10th तक जितने भी बेसिक सवाल पूछ सकते हैं वो लगभग यहाँ आ गए। अभी दिक्कत है कि रियल नंबर, अभी तक हमने बनाया कि रियल नंबर में दो नंबर तो पक्के होते हैं, प्रसार अभिग्रहित कहता है कि दो नंबर तो होते ही होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगली पर में इस बात की गारंटी क्रिएट कर देगी कि नहीं, जब भी कोई क्षेत्र कर्मित क्षेत्र होगा वो हमेशा अनंत क्षेत्र होगा, उसके पास अनंत अवयव होंगे। अनंत क्षेत्र होने का मतलब उसके पास अनंत अवयव होंगे। तो ये लो फाइनली अब आपके रियल नंबर में एक बात और कंफर्म होगी कि आपके रियल नंबर एक क्रमित क्षेत्र होता है, रियल नंबर जो है वो एक क्रमित क्षेत्र होता है, ये बात मैं कह चुका ऊपर। और कर्मित क्षेत्र होता है वो अनंत क्षेत्र होता है, इसका मतलब रियल नंबर में अनंत अवयव होते हैं। क्योंकि अभी तक प्रसार अभिग्रहित के अनुसार सिर्फ इतना पता था कि दो तो पक्के होते हैं, लेकिन दो से ऊपर कितने होते हैं इसकी गारंटी नहीं थी। ये पर में आके इसने कंफर्म कर दिया कि नहीं, रियल नंबर में अनंत अवयव होते हैं, रियल नंबर के पास अनंत बिंदु होते हैं, अनंत संख्याएं होती। हो गई। तो फाइनली
एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं, अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। कुछ सवाल ये हैं कि भाई ये जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ये जो क्यू है, ये जो आर माइनस क्यू है, ये कैसे आएगा? अंडर रूट 2 को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर रूट 3 को कैसे डिफाइन करेंगे? जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको कैसे डिफाइन करेंगे? और जो रियल नंबर की जो सघनता है कि रियल नंबर में कोई जगह खाली नहीं होती, क्योंकि जब आप रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें कोई खाली जगह होती ही नहीं है। जब आप रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो रियल लाइन इतनी ज्यादा डार्क होती है, इतनी ज्यादा डेंस होती है कि इसमें कोई जगह खाली नहीं है। आप अगर बड़ा सा बड़ा लेंस भी ले आए और दुनिया का या इस ब्रह्मांड में या किसी शक्ति से आप इतना भयंकर जूम करने वाला लेंस ले आए और इस रियल लाइन को उस लेंस से देखें और जूम कर करके देखें, तो कभी भी ये लाइन फटेगी नहीं, कभी भी ये लाइन फटेगी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच में खाली जगह मिल जाए। इसमें कभी खाली, इसको जूम 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 जूम, और आप थक जाओ तो अपने परिवार के सब लोगों को भी शामिल कर लीजिएगा जूम करने में, और मोहल्ले वाले, शहर वाले, गांव वाले, देश वाले, सबको इकट्ठा करके जूम करवाइएगा। आप अनंत समय तक जूम करते रहेंगे तो भी इसके पिक्सल कभी फटेंगे नहीं। ये रियल लाइन इतनी ज्यादा डेंस है कि इसके पिक्सल कभी नहीं फटेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जूम करते गए और आपको कहा रहे 2 बिंदु, इनके बीच में जगह खाली है। इस लाइन को जूम किया और कभी आप ऐसा देखें, ये रहे 2 पॉइंट और इनके बीच में जगह खाली है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये है डेंसिटी। इसकी डेंसिटी जो आगे हम अभिगणितों में पढ़ेंगे कि रियल नंबर में डेंसिटी कैसे आती है। इतनी डेंसिटी कैसे आई कि ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। कितना भी जूम कर लो आपको पॉइंट्स हमेशा मिलते ही रहेंगे और अनगिनत मिलते रहेंगे। तो ये सबके लिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रियल नंबर की बनावट और आज जो बेसिक क्वेश्चन है 10 तक के वो समझ में आ गए होंगे कि क्यों हम जो है वो उनकी बात क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर कल और रहेगा एक। अभी थ्योरी है भाई, माफ करना, अब मैं कर नहीं सकता, रियल एनालिसिस है ही ऐसी, है ना। रियल एनालिसिस जिसको आप कहते हैं, और बड़ी डिमांड थी कि रियल एनालिसिस पढ़ाओ, तो रियल एनालिसिस यहीं से शुरू होती है। आप रियल नंबर की बनावट सीखते हैं, रियल नंबर के बाद में फिर सेट्स पे आते हैं, सेट थ्योरी बनाते हैं, फिर उस पर ओपन सेट, क्लोज सेट बनाते हैं। ये सब कुछ इसमें साथ ही चलेगा और थ्योरी चलेगी। ये सारा थ्योरी का ही सिस्टम है, इसमें थ्योरी है जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब की सब थ्योरी है और आगे भी थ्योरी ही चलेगी इसमें। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से इसमें, इस लेक्चर में कल मिलेंगे और फिर आगे इसको और बढ़ाएंगे, रियल नंबर को और आगे बढ़ाएंगे और आर्कमिडीज का एक परगुण जो है उसको और लेके आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।